तो शुरुआत हजारिका सर आप ही से करना चाह रहा हूं। सर 21वीं पशुधन गणना किन मायनों में खास है जब हम 20वीं पशुधन गणना को नजदीक से पहले देख चुके हैं? नमस्कार, मैं जगत हजारिका हूँ, सलाहकार हूँ डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरी में। विशेषता 21वीं पशुगणना में ये है जी, जो पेस्टोरल कम्युनिटी है इनको पिछले जितने भी सेंसस हुआ है उनमें उनकी पशुओं को गणना तो हुआ है, लेकिन उन पशुओं की कितना पेस्टोरल के पास है उसकी डिटेल्स हमारे पास नहीं है। ये एक विशेषता है इस पर। एक और है जिस पे हम महिलाओं को, जो वुमेन पार्टिसिपेशन ऑफ द एनिमल सेक्टर, इनकी भी हम डिटेल्स इस पशुगणना में लेंगे। और जो डिजिटल मोड में हम इस बार डाटा कलेक्शन करेंगे जी, जो पहले जो भी हमारे कमियां हैं, जो मैनुअल कलेक्शन में कभी कुछ रह जाता है, उस चीज़ों को हम टैप करने के लिए इस बार जीपीएस सिस्टम से उन्नत माध्यम से टेक्नोलॉजी यूज़ करके डाटा कलेक्शन करेंगे। लेकिन सर लास्ट टाइम भी पूरी तरह से मैनुअल तो नहीं था। हाँ, कुछ चीजें तो तब टैबलेट का इस्तेमाल किया गया था जी। तो उससे आगे का स्टेप हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि पूरी तरह मैनुअल तो वो भी नहीं था। किस तरह की कमियां आपको लगता है रह गई थी 20वीं पशुधन गणना में? जी, कमियां तो मैं ये नहीं बोलूँगा जो कुछ कमियां रह गया है। अच्छा। लेकिन जो टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट है उसको हम पूरी तरह उपयोग करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जी ठीक है, दया किशन भी हमारे साथ हैं। तो दया किशन जी, आपको क्या लगता है इस तरह की पशुधन गणना एक आम किसान के लिए कितनी फायदेमंद होती है, और क्या आम आदमी समझता है कि पशुधन गणना हो रही है, इसका मकसद क्या है? ये जो एक कॉन्सेप्ट है इसका, क्या आम किसान खासकर डेयरी फार्मर समझ पा रहे हैं? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद ना चाहूँगा कि पूरे पैनल का और भारत सरकार का, जो इतने अच्छे कार्यक्रम की महत्वता समझते हैं। और जहाँ तक आपने पूछा है कि इसका क्या प्रभाव या क्या आवश्यकता होती है, तो एक डेयरी फार्मर के तौर पे, एक आम किसान के लिहाज से जी तो मैं जान रहा हूँ कि किसकी क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है, लेकिन एक आम डेयरी फार्मर इस तरह की पशुधन गणना को लेकर क्या सोचता है? जी बिल्कुल सही। ऑन ग्राउंड अगर साधारण किसान या छोटा डेयरी फार्मर, उस पर सीधा सीधा प्रभाव ये पड़ता है कि आपका सबसे पहले तो गवर्नमेंट के पास डाटा उसका जाता है, उसका स्वामित्व होने का प्रमाण होता है, उसको अनुमति मिलती है एक तरीके से, एवं उससे जुड़ी हुई अन्य सुविधाएं जो सबसे मुख्य तौर पर, जैसे दवाइयों की उपलब्धता, डॉक्टर का होना, वहाँ पशु चिकित्सालय का होना, और जो वार्षिक तौर पे 2 या 3 बार जो वैक्सीन्स आती हैं उनकी अवेलेबिलिटी कराना, ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है। क्योंकि पहले कई बार ऐसा हुआ है कि वैक्सीन कम आई, या अगर ज़्यादा आती हैं तो वो वेस्ट जाती हैं। अगर प्रॉपर डाटा होता है तो मैं एक किसान के तौर पर ये मानता हूँ कि हमें जो चिकित्सा सुविधाएं हैं पशुओं के लिए, अपने पालतू पशुओं के लिए, वो सही मिलेंगी। जिस प्रकार के पशु हैं, अगर मैं बात करूँ हरियाणा की, तो मुख्य तौर पर गाय भैंसों का ज़्यादा वर्चस्व माना जाता है पशुपालन में। बकरियों का भी अभी हो गया है। तो उनके लिए उनके जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, या उनकी जो वैक्सीन्स हैं, या उनकी जो दवाइयाँ की उपलब्धता है, वो सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। प्लस अगर मैं आगे की बात करूं तो हमारे लिए जो योजनाएं सरकार बनाना चाहती है, यदि उसके पास पूर्ण रूप से संपूर्ण जानकारी नहीं होती है तो वो मेरे ख्याल से इस योजनाओं के लिए भी अनुकूल प्रभाव नहीं डालती हैं। और ये मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि सही। अच्छा दया जी, पहली बार तो गणना हो नहीं रही, आप जानते हैं हर 5 साल में होती है। पिछली जितनी भी पशुधन गणना हुई उसके बाद आपको कौन से 3 बड़े फायदे हुए, मुझे समझाइए। एक, हमारे पशु चिकित्सक की उपलब्धता। दूसरा, वैक्सीन्स की उपलब्धता। तीसरा, जो हमें ट्रेनिंग्स, अवेयरनेस जो दी जाती हैं, वो हमारे लिए बहुत लाभकारी होती हैं। हमारे जो बीमारियां होती हैं पशुओं में, या हमारे कुछ तौर तरीके होते हैं, उनमें रख रखाव में कैसे बेहतर किया जाए, ये सारा उससे हमारे 3 पिछली जनगणना से 2 से मैं मानता हूं कि अनुकूल प्रभाव हुआ है, और हमें बहुत बेनिफिट हुआ है, मॉनेटरी बेनिफिट। ठीक है।